बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से रियलिटी टॉक शो के साथ औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफा फिर आपके सामने। नया टॉपिक, अछूता टॉपिक, बहुत प्रोफेशनल टॉपिक, बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के इश्यूज क्या हैं हमारी कंपनीज में और उनके कुछ सॉल्यूशंस क्या हैं। इस बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करने के लिए एक इंतहाई सीजन्ड प्रोफेशनल भी, कंसल्टेंट भी, ट्रेनर भी, जनाब शहजाद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब को हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया अदा करते हुए उनका। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच औरंगजेब साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया कुछ बातें शेयर करने के लिए और आपके नाजरीन से। सर, आज आपका सारा तजर्बा इंशाल्लाह निचोड़ेंगे हम प्रोग्राम में, और जो हमारे हजारों व्यूअर्स सुनने वाले हैं वो भी एंजॉय करेंगे। माय प्लेयर जी, आई एम ऑलवेज देयर टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, और कोशिश यही होती है जो इतने सालों में की है, और इस काम में आए भी इसीलिए हैं कि लोगों के साथ तजुर्बा शेयर किया जा सके, नॉलेज शेयर किया जा सके, और अगर कुछ नया सीखें तो वो भी शेयर किया जा सके। अभी भी सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ठीक है सर। प्रोग्राम का आगाज मैं करना चाहूंगा सर, एक सिचुएशन में आपको पेश करूंगा। अमूमन रिसर्च ने भी बताया है, जनरल ऑब्जर्वेशन भी है, हमारी कंपनी ज्यादातर ऑपरेशनल एक्टिविटीज में बिजी रहती हैं। उन्हें रोजमर्रा की मुसीबतों से, काम से, रूटीन से फुर्सत नहीं मिलती कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपनाएं या कोई स्ट्रेटेजी लेवल पे बातचीत करें। इस पे हम किसी अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि क्या वजह है कि हमारी कंपनियां ज्यादातर ऑपरेशनल मामलात में उलझी रहती हैं और बहुत ज्यादा उनको सॉल्यूशंस भी जब नहीं मिलते तो उससे कंपनीज में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, एम्प्लॉइज के दरमियान भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। जरा इस पे अपने तजर्बे की रोशनी में हमें गाइड कीजिएगा। जी शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपने छूटते ही 7 बाउंसर लगा दिया, तो ओवर की पहली बॉल ही बाउंसर से है, तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ हुक करने की, अगर हो जाए तो। ऐसा है जी कि असल में ये बहुत बड़ा डायलेमा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हमारी अपने, आई विल पुट इट इन दिस वे, कि अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाती। जो उनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, जो उनके अंदर एक्सपेंशन का पोटेंशियल है, जो उनके अंदर तरक्की करने का पोटेंशियल है, जो उनके अंदर बड़ा होने का पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाती, क्योंकि वो डे टू डे, हम लोग इसको अपनी जुबान में, आप भी समझते होंगे, फायर फाइटिंग करती हैं, कि वो हर रोज आते हैं, वो जी कस्टमर डिलीवरी नहीं हुई, वो जी उधरों जरा ना वो शिकायत आ गई, वो जी ये यहाँ से जी बैंक बंद हो गया, वो जी वो कैश लेकर पहुंचना था वो आया नहीं। मतलब ये डे टू डे अफेयर्स और इस किस्म की चीजों में उलझे रहते हैं। अच्छा, और बहुत सारी कंपनीज का चैलेंज भी यही है। देखें, ये एक ना चिकन एंड एग सिचुएशन है। मैं अपने तजर्बे के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि हम लोग डे टू डे अफेयर से क्यों निकल नहीं पाते, क्योंकि हम टीम को डेवलप करने के लिए टाइम नहीं देते। ठीक है, और टीम को डेवलप करने के लिए टाइम हमें क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम डे टू डे ऑपरेशन में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल है, ये एक विशियस साइकिल है, और इसको ब्रेक करने के लिए मैं कोई खुदा न खास्ता आपकी अपनी वो जो है ना सौदा नहीं बेच रहा, लेकिन असूल यही रोल एक कंसल्टेंट का होता है। होता क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो ऑपरेशंस में एंगेज हो जाती है, और ऑपरेशन में एंगेज होने की वजह से वो ना सिर्फ यानी ये एक स्ट्रेटेजिक काम होता है टीम को डेवलप करना, और इसी तरह और बहुत से स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव होते हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो वो इनिशिएटिव और वो डेवलपमेंट या वो चीजें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मौका मिले कि वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाएं और ऑपरेशन के लिए उनकी टीम तैयार हो जाए। तो इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैंने कहा टीम डेवलपमेंट का है, उसके अलावा ऑपरेशंस का पीपल डिपेंडेंट होना है, रादर के वो प्रोसेस डिपेंडेंट हो। यानी लेट्स से अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और मैं XYZ मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो वहां पे अगर मैं जिस दिन नहीं जाता हूँ तो वो कि जी शहजाद साहब नहीं आए, आज काम नहीं होएगा। ठीक है जी, या आज औरंगजेब साहब नहीं आए जी, तो वो जी किस तरह हो सकता है।
تو وہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ وہ ہماری پرسنالٹیز آرگنائزیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں رادر دین کہ ہمارے پروسیسز یا ہم پروسیس ڈیولپ ایسا کریں کہ اگر میری ایبسنس بھی ہے تو وہ کیسے کام ٹیک کیئر ہوگا. تو یہ ایک دو چیدہ باتیں ہیں. اس کے علاوہ آف کورس کلچر کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. جی وہ ہم انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے اس پہ. آپ نے انیشیلی بہت اچھا اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ اس کو ایکسپلین کیا. اب سر آپ نے بات کی ہے ٹیم بلڈنگ کی بھی بات کی, آپ نے کلچر کی بھی بات کی, اس پہ ہم بڑی تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. یہ بتائیے سر کہ ہمارے جو سپروائزرز کی اہلیت ہے, مینیجر کی پلاننگ اور مینیجر کی ایگزیکیوشن اپنی جگہ, لیکن ڈے ٹو ڈے ایشوز میں چونکہ سپروائزر جو ہیں یا جو مینیجر سے جونیئر کیڈر کے لوگ ہیں وہ آن دا فلور ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ میں ساتھ ہوتے ہیں. کیا سپروائزر کی ٹریننگز میں اور ان کی کمٹمنٹ میں آرگنائزیشنز انویسٹ نہیں کرتی جس وجہ سے یہ ایشوز زیادہ آتے ہیں؟ جی بالکل, کافی حد تک آپ نے صحیح بات کی. یہ انویسٹمنٹ اصل میں اٹس ویری انفارچونیٹ. اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ٹریننگ کو ایک قسم کا ریکریشنل ایسپیکٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یار یہ چلو بچے ذرا تھوڑا آیا ٹریننگ کروا دیتے ہیں. اصل میں ٹریننگ کا مقصد ٹیم کی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ خود اس شعبے سے منسلک ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب تک آپ اس ٹیم کو ڈیولپ نہیں کریں گے. اب دیکھیں میں اپنے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو سپروائزر کا شاید اتنا قصور نہ ہو جتنا اس کے لائن مینیجر کا قصور ہے کہ لائن مینیجر نے کیوں کو ڈیولپ نہیں کیا ایز اے سپروائزر کہ وہ اپنا رول وداؤٹ مچ سپرویژن ڈیلیور کر سکے. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں اس کو مثال ایسے بھی دیتا ہوں کہ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں جو دنیا کی مانی ہوئی کمپنیز سمجھی جاتی ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ایک تو بیسٹ پریکٹسز کا لیول ہے, ایک اور جو اس سے نیکسٹ لیول ہوتا ہے وہ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کا ہوتا ہے. تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی, اگر آپ کے نیچے والا بندہ گرو نہیں کر رہا پروفیشنلی تو اکاؤنٹیبلٹی لائن مینیجر کی ہوتی ہے کہ یار آپ نے اس بندے کو کیوں نہیں ٹرین کیا, یہ ابھی تک کیوں کام نہیں کر سکتا آپ کی ہیلپ کے بغیر. تو یہ ایک پروسیس ہے. آف کورس اس میں انڈیویجول کیپیبلٹیز کا ضرور دخل ہوتا ہے, لیکن ان کیپیبلٹیز کو بڑھایا جا سکتا ہے تھرو ٹریننگ ایفیکٹ. زبردست سر. ابھی ہم آہستہ آہستہ پروگریس کرتے ہوئے مختلف سٹیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بہت زیادہ جو میری آبزرویشن بھی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر کہ کمپنیز میں بہت زیادہ گروپنگ ہے, ڈپارٹمنٹل گروپنگ. اس کے علاوہ پھر وہ سب گروپنگ میں چلے جائیں تو ایریا گروپنگ اینڈ آل, اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. لیکن کئی کمپنیز میں نے دیکھا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, پروڈکشن, آئی ٹی, فائنانس, ان سب کی بھی آپس میں زیادہ تال میل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے کئی دفعہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے, کئی دفعہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی کئی چیزیں خراب کر دی جاتی ہیں, روک دی جاتی ہیں. بیکاز آل دی ڈپارٹمنٹس آر انٹر ڈیپینڈنٹ, تو کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کی جاتی ہے. کیا اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر مینجمنٹ کا یا چیف ایگزیکٹوز کا رول ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا ماحول کریٹ کیا یا کیوں اس کو وہ ایڈریس نہیں کر پا رہے؟ آپ اس کا کوئی سولوشن دینا چاہیں تو ضرور بتائیے. اورنگزیب صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا, اور پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا چبھتا ہوا بھی ہے, تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پیار سے کھیل لوں. تو دیکھیں اس میں ہم سب کا ہی قصور ہے. تھوڑی ذمہ داری ہمارے جیسے ٹرینرز کے اوپر بھی آتی ہے, تھوڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے پروفیشنل لیڈرز ان کے اوپر بھی آتی ہے, اور کچھ ذمہ داری جو ہے وہ ان ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کے اوپر بھی آتی ہے. اصل میں دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن ترقی تب کرتی ہے جب الائنمنٹ بٹوین انڈیویجول آبجیکٹیو, جو انڈیویجول کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کے آبجیکٹیوز اور کمپنی کے آبجیکٹیوز الائن ہو جائیں آپس میں. اور جب تک یہ الائنمنٹ نہیں ہوگی یہ پولیٹکس اور لیگ پولنگ کا ایک سلسلہ جو کہ ازلوں سے چلا آ رہا ہے اور شاید آگے بھی چلتا جائے گا, یہ ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ الائنمنٹ آف کورس آتی ہے کہ اگر آپ ایک شیئرڈ ویژن رکھیں, آپ شیئرڈ ویلیوز رکھیں, اور اس کی بیس پہ آپ پروسیس ڈریون رکھیں, اور ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی کا آئیڈیا ہو, ہر بندے کو پتا ہو کہ اس کا رول کیا رول ہے اور اس کے رول پلے کرنے سے اس کی اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوگا اور کمپنی کو کیا فائدہ ہوگا. تو ایک چیز امپورٹنٹ جو اس میں
जो एक टोटल एक कॉन्सेप्ट है itself, उस पे अलग से एक प्रोग्राम भी बल्कि हो सकता है. What is in it for me as an organization member? I will always look for this answer कि जी मेरे लिए इस काम में मेरे लिए क्या रखा हुआ है. अच्छा, all said and done, इसको एक जो मैंने बात कही ये बिल्कुल सही है, और अगर हम इसको एक साइड पे रखकर एक और व्यू जो इसका देखें, वो ये है कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव सही क्लियरली बताए हुए होते हैं कि जी आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. एक बात तो ये हो गई, ठीक है जी. और ये टीम मैनेजमेंट का ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक बेसिक होती है कि आप पहले बताते हैं कि जी हम आपसे चाहते हैं क्या, जिसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स एक पार्ट होता है. थर्ड डायमेंशन जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं वो ये है कि देखें, ये पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी कभी भी, और ना हुई है ना होगी. अगर हम किसी भी इदारे को पकड़ लें, हम बज़ाहिर हमें ये लगता है कि शायद बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है और एप्पल है और अमेज़न है, अलीबाबा है, क्या वहां पे ये पॉलिटिक्स नहीं होगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे भी ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं. और पॉलिटिकल देखें, एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसने अपने आप को प्लेस कैसे करना है, और उसको अपने आप को प्लेस करते हुए परफॉर्मेंस कैसे लेनी है और दूसरों से हेल्प कैसे लेनी है. तो इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत एक वाइड स्प्रेड टॉपिक है जिसको आपने मेंशन किया है, और बिल्कुल सही ऐसा ही है, लेकिन इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन पे अलग से काम करने की जरूरत है. बिल्कुल सही है सर, और ये बहुत ही आपने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि ये काफी इसके डायमेंशंस हैं. बट टेम्परेरीली जो कोई सजेशन सोल्यूशन दिया जा सकता है वो ये कि सीनियर मैनेजर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके से आपस में उनकी रिफ्ट्स जो हैं या कोई इरिटेशंस हैं उनको जरा रिमूव करने की कोशिश करते रहें और कम्युनिकेशन बेहतर करते रहें. अब हम चलते हैं सर तीसरे पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट ये है सर कि बहुत ज्यादा कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, वो किसी न किसी तरह ठीक भी कर लेती हैं, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब कोई आगामी सिचुएशन आ जाए, अनफोर्सीन. जी 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 सर. नहीं, मैं बस पिछले सवाल की कनेक्टिविटी में ये कहना चाह रहा था कि देखें, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है अलाइनमेंट का, कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिफाइन हुए हैं. अब हो सकता है कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो सकता है कि उसको बिल्कुल पता हो कि मैंने कंपनी को किस डायरेक्शन में लेना है, और वो ये समझ भी सकता है बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव कि मैंने ये कम्युनिकेट कर दिया है, लेकिन दूसरे एंड पे ये कम्युनिकेशन किस हद तक पहुंची है, इसका गैप का इल्म होना और इसको एंगेज करना टीम को, अगेन ये लीडरशिप टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें ऑफ कोर्स डिपार्टमेंटल हेड्स भी आते हैं, उसमें जनरल मैनेजर्स भी आते हैं, सीईओ भी आते हैं. तो ये उन लोगों का काम है कि कंपनी के विजन को, उसके ऑब्जेक्टिव को समझ के अपनी टीम तक ट्रांसलेट करना कि हाँ यार तुम ये करोगे तो हम ऐसे तरक्की करेंगे, और फिर तुम्हारा रोल जो ये है ये कल को ये भी हो. कमिंग टूवर्ड योर क्वेश्चन जो आपने किया था, वो ऑपरेशनल हाले से था कि जी ऑपरेशन में सॉरी आप अपना क्वेश्चन जरा रिपीट करेंगे? मैं चाहूंगा कि उसका बेहतर तरीके से जो जी बिल्कुल सही. हाँ सर. जी जी मैं बता देता हूँ सर. उसमें सर जी उसमें अक्सर कंपनियां जो हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट किसी ना किसी तरीके से ठीक करती रहती हैं, लेकिन मुसीबत तब आती है जब कोई अनफोर्सीन आ जाए, कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए. मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट प्लान और प्रिपेयर फॉर द क्राइसिस सिचुएशंस. उस सूरत में उनका माली नुकसान भी होता है, उनकी रेपुटेशन का नुकसान भी होता है, और उनके एम्प्लॉयज का भी आपस में बाज़-औक़ात जानी नुकसान भी हो सकता है. इस सिलसिले में आप क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे? क्या कंपनीज को कंटीजेंसी प्लानिंग या क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, और इसको हम इसके अलावा एक जो नाम होता है वो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग कहलाता है, क्योंकि बिजनेस को आपने हर वक्त चलते रहने देना है, उसको
को आगे लेके चलना है, कम वट में जो भी सिचुएशन हो, इसमें प्लानिंग का बहुत सारा हाथ होता है। लेकिन जैसे अगेन एक और जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आपका इशारा अगर आजकल की पैंडेमिक सिचुएशन के लिए है, तो इसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, इसके लिए मेंटली कोई भी लीडर रेडी नहीं था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रेडी नहीं थी। इवन आई नो मैनी बिग कंपनीज जो जो इस तरह से फोर्सी नहीं कर पा रही थी कि चीजें इस हद तक हाथ से निकल जाएंगी। अगर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स के ऊपर आ जाती है, जो बिजनेस लीडर हैं, किसी भी छोटी कंपनी के, मिडिल साइज कंपनी के या बड़ी से बड़ी कंपनी के भी, क्योंकि उनका काम है कि सिचुएशन को जल्दी समझ के आगे की फर्स्ट रिस्पांस के तौर पे तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग दे देना कि हाँ भी ये अगले 1-2 हफ्ते के लिए ये करो, एंड और इस दौरान में कुछ मिड टू लॉन्ग टर्म तो नहीं कहेंगे, मिड टर्म प्लानिंग के साथ अपनी टीम के साथ ऑन बोर्ड लेना और अपनी टीम को साथ लेके ये प्लान करना कि हाँ ये सिचुएशन बदल गई है और ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। बहुत सारे देखें जो आप कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, अक्सर औकात फोकस बहुत सारा उसमें इंटरनल इश्यूज या इंटरनल चैलेंजेस की तरफ चला जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर जिसको मैक्रो फैक्टर्स हम कहते हैं वो ओवरलुक होते हैं कि अच्छा यार डॉलर गिर रहा है, हमें पता है, हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार ट्रेंड ये चल रहा है तो इस ट्रेंड को लेके चलेंगे तो अच्छा जी ये हो जाएगा। लेकिन ये जो अब हुआ है जिसे हम कोरोना या पैंडेमिक सिचुएशन जो हम कह रहे हैं उसको, ये पैंडेमिक में जो चीजें हैं वो उस तरह से नहीं हुई जो कोई प्रिडिक्ट कर सकता हो, तो ये अनप्रिडिक्टेबल जो है वो हमारे साथ सिचुएशन आई है, अनप्रेसिडेंटेड अनप्रिडिक्टेबल। प्रेसिडेंट्स हैं लेकिन लाइक 1940s में जो मुख्तलिफ प्लैक थी या जिसे फ्रेंच फ्लू कहते हैं या ये सारी जो इस किस्म के अर्ली पैंडेमिक्स हुए थे उसमें ऐसी सिचुएशन हुई थी या वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब उसके बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से होगा। इसके लिए लीडरशिप जो है उसका रोल ये आता है कि वो जल्दी से सिचुएशन को समझे, उसके लिए शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म प्लानिंग करके फौरन से वापस मैदान में उतरे और अपनी टीम को ऑन बोर्ड ले, ताकि हर एक को पता हो कि चेंजिंग सिनेरियोज में कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है और कैसे आपने आगे लेके चलना है बिजनेस। मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। जी शहजाद साहब, अभी हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे और अब जितना बेहतरीन एनालिसिस आपने किया है ऑपरेशनल टास्क का, अब मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की भी, और वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट में सिचुएशंस ऑफ हैंडलिंग लेबर यूनियंस एंड लीगल मैटर्स। बहुत जगह पे कंपनीज जो हैं वो लेबर यूनियंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाती, जिससे उनके ऑपरेशंस भी इफेक्ट होते हैं, उनके मैनेजरियल प्लानिंग भी इफेक्ट होती है। तो आप अपनी कोई जाती अपना तजर्बा भी आप शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशंस हैं, कोई एक दो बुनियादी चीजें क्या हैं लेबर यूनियंस को और लीगल मैटर्स को हल करने की, ताकि ऑपरेशनल इश्यूज पैदा ना हो। देखिए प्राइमरीली जो मैं इसके बारे में जो मेरा अपना तजुर्बा भी है और जो मैंने क्योंकि देखें आप जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं, जॉब्स करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, तो आपकी लर्निंग भी होती है। तो मैं दोनों चीज़ों से शेयर करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरी लर्निंग रही है, मैं उसका दोनों का आउटकम आपको बताता हूँ। क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने भी डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके फिर फाइनली कुछ चीज़ें निकाली कि हाँ यार ये इस तरह से करें। पहली जो नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को लेबर लॉज के साथ कंप्लाइंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंप्लाइंट नहीं होते हैं तो आप इनवाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वीकनेस होती है और वीकनेस इनवाइट एग्रेशन। और ये जो सूरत हाल है ये लेबर यूनियंस को मौका देती है या लेबर लीडर्स को मौका देती है कि वो अपना रोल प्ले कर सकें, वो रोल जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो प्राइमरीली इसके लिए आपको अपने आप को लेबर लॉज के साथ कंप्लाइंट करना जरूरी है। सेकेंडली, ऑनबोर्डिंग द लेबर यूनियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिलेशनशिप, कि आप एक रेगुलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखें जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर फील फ्री करे और रेगुलर इंटरवल के साथ करें। मैंने अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि महीनों गुजर जाते हैं मैनेजमेंट और लेबर की मीटिंग नहीं हुई,
वो अचानक पता लगता है ये एजीएम आ गई, एजीएम में जनाब ये तमाशा शुरू हो गए नए, वो मेरा ख्याल है आप भी जानते होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत है ज्यादा एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो बाई सरप्राइज आ जाते हैं। वो बाई सरप्राइज होते नहीं है एक्चुअली, सरप्राइज हम अपने लिए खुद इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं कि यार ये बॉयल होता जाए, बॉयल हो जाता है कुकर और उसका वेट नहीं हिलने दे रहे होते, तो आखिर में वो फट जाता है, फिर कहते हैं जी अब फट गए। तो अब कुकर फट जाए तो वो पेंचर से ठीक नहीं होता। ये ऑन अ लाइटर नोट ये भी एक बात है। बिल्कुल सही। तो एक ये रेगुलर उनके साथ राब्ता जो है वो देना। अनदर टेक्निक ऑफ कोर्स जो कि बड़ी कॉमन है यहाँ पे और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, वो हाइंडसाइट है, यानी अपने अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना। लेकिन उसके बहुत सारे पहलू हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं, पॉजिटिव पहलू हैं। लेकिन पॉजिटिवली स्पीकिंग जो लेबर की पल्स है उसको जरूर समझना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को और लीडरशिप टीम को, क्योंकि आपने देखें आपने उस वर्क फोर्स को यूज करना है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। स्पेशली मैं आने वाले वक्तों के लिए कहूंगा कि देखें एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी दो ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें कॉम्प्रोमाइज हम फर्दर नहीं कर सकते। हमने इस लेवल पे अभी तक आके जो हमने क्या लफ्ज करूं, मेरे जहन में तो लफ्ज आ रहा है अय्याशी कर ली हुई है, यानी हम कुछ ना करें और बैठे और बड़े मजे से प्रॉफिट्स आते जाएं और मजा आता जाए, वो सब खत्म होती नजर आ रही है मुझे तो। अगर मैं फ्यूचर देखता हूँ अपने अपने थोड़े बाल सफेद किए हैं उनके हिसाब से, तो वो जो है वो चीज अब खत्म हो जाएगी। हमें एफिशिएंसीज लानी है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और इसके लिए हमें कोई एक टीम मेंबर या कोई एक ग्रुप ऑफ मेंबर हम अफोर्ड नहीं कर सकते एज एन ऑर्गेनाइजेशन में। हमारी आपकी नहीं, हम अक्रॉस द बोर्ड, हम छोटी बड़ी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी में सेक्टर से मैं भी काम करता हूँ, फैमिली बिजनेसेस के साथ भी काम करता हूँ, उसके अलावा कॉर्पोरेट्स के साथ तो बिल्कुल रहता ही है। आपकी हमारी मुलाकात भी इसी तरह से हुई भी है। तो इसी वाले से ये जो है ये आपको अक्रॉस दी बोर्ड तमाम ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ग्रेट सर। अब ये सारी चीजों ने हमारा रुख जो है एक मेन चीज की तरफ कर दिया है, और वो उसके दो पिलर्स हैं प्रोग्राम का। अभी जो अगला हिस्सा है उसमें हम उन दोनों पे बात करेंगे। पहला है कल्चर और दूसरा है ट्रेनिंग्स। ऑपरेशनल मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बिल्ड किया जाए, ताकि वो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कल्चर हो, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कल्चर हो। आपके थ्रू आउट योर कैरियर जो भी आपने ट्रेनिंग्स करवाई है, माशाल्लाह कंसल्टेंसी की है, आपने कल्चर की कितनी अहमियत देखी है इन शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल ये दो लिहाज से किया है। एक तो ये है कि ये बड़ा रेलेवेंट है टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि आप कभी भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं ला सकते कल्चर को और ट्रेनिंग को डेवलप, यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो भी, बल्कि आप मैं एक लिहाज से कहूंगा कि वो कल्चर का हिस्सा होता है कि अगर आपने अपनी कंपनी में ये कल्चर रखा हुआ है कि आपने लोगों को डेवलप करना है, तो वो आपके कल्चर का ही पार्ट आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसका आंसर जो है वो कल्चर के पर्सपेक्टिव में देता हूँ कि देखें कल्चर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रूए रवां है। मतलब अगर आप कल्चर आपने ठीक कर लिया तो आप समझें कि आप बुरी से बुरी प्लानिंग को भी बड़ी खूबसूरती से एग्जीक्यूट करके चले जाएंगे। और अगर मैं कहता हूँ आप बेस्ट रिसोर्सेज भी ले आए, दुनिया का बेहतरीन जो है ट्रेनर ले आए, आपको स्ट्रेटेजिक पूरी आपको प्लानिंग कर दे अगले 2 साल की 3 साल की, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अनलेस के कल्चर आपका कंड्यूसिव हो। और कल्चर कंड्यूसिव करने के लिए देखिए कल्चर बनता कहाँ से, थोड़ी सी इस बात को मैं सवाल में चाहूंगा कि इसको बेसिक से हम समझें। और क्योंकि हम माशाल्लाह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात होती है कल्चर की। देखें कल्चर इंडिविजुअल से बनता है पहली बात, और इंडिविजुअल्स कल्चर को कैसे फॉलो करते हैं, इंडिविजुअल्स की वैल्यूज होती हैं सर्टेन, ठीक है। ये ऐसे ही वो वैल्यूज आप बिल्कुल समझ लीजिए जो हमारे घरों में हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई कि भाई ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, बड़ा आ जाए तो खड़ा हो जाना है, मेहमान
जाने लगे तो उसको आपने दरवाजे तक रुखसत करके आना है। तो ये हमारी सर्टेन वैल्यूज हैं जो अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर के सूरत में रिफ्लेक्ट करती हैं, और वो बिहेवियर जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो वो कल्चर कहलाती है। ठीक है, अब गिवन दिस डेफिनेशन के आपकी वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड बिहेवियर्स एंड बिहेवियर रिजल्टिंग इनटू कल्चर, ये चीजें जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो वही है जिसका आपने जिक्र किया कि हम एक दूसरे को हेल्प करें, हम एक दूसरे के लिए बेहतरी का सोचें, हम अपने आप को भी ग्रो करने की कोशिश करें और साथ में दूसरे लोगों के लिए की तरफ भी हाथ बढ़ाएं ताकि वो भी ग्रो कर सकें। और इसी तरह ही लीडर्स जो है वो ये भी कोशिश करें कि अपने से नेक्स्ट लीडर, देखें हमारी एवरेज लाइफ पाकिस्तान में क्या होगी, 70 to 80 years बिटवीन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो 70-80 years के बाद आपका जो भी सीईओ है या जो भी है, वो चाहे वो ओनर भी है, उसने भी चले जाना है, उसके बच्चों ने आना है या उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने आना है। तो वो साथ साथ अगर टीम प्रिपेयर करते रहें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मैं कल इत्तेफाक से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रब्ता हुआ मेरा और वो करना चाह रहे थे, आप ट्रस्ट मी के वो 140 years उनकी हिस्ट्री है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के कि 140 years पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑफ कोर्स इंडिया के ज़माने में रही होगी और उसके बाद फिर मुख्तलिफ शेप्स करती करती आज जो भी वो ट्रांसफॉर्म हुई ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जहाँ और चैलेंजेस होंगे, आई एम श्योर के कल्चरल चैलेंजेस भी होंगे। और ये एक चीज़ मज़े की जो है, क्योंकि मैं सेल्स का भी मुझे थोड़ा सा क्या कह लें पैशन है मेरा, सेल्स ट्रेनिंग भी। तो सेल्स ट्रेनिंग में अक्सर लोग जो मेरे क्लाइंट आते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी सेल्स ठीक कर दें बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बस सेल्स हमारी खराब है। और आप यकीन करें औरंगजेब साहब, ट्रस्ट यू मी, 80% ऑफ द टाइम, 80 to 90% ऑफ द टाइम मैं जाता हूं तो वहां पे सेल्स के इशू नहीं होते, कल्चर के इशू। तो ये इसलिए इस लिहाज से मेरे ख्याल से कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कल्चर ही है जो हमें लर्निंग एंड ग्रोथ नहीं करने देता। ट्रेनिंग्स नहीं होती, ट्रेनिंग के लिए जो लोग जाते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, अच्छा यार ये ट्रेनिंग बाहर भेज दो यार, इन बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, इनको चलो इनको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। तो ये ट्रेनिंग इसलिए नहीं है कि आप किसी को ट्रीट दे सके, ट्रेनिंग आपके करियर की या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट का एक लाजिमो मलजूम हिस्सा है। इसके बगैर आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला और मैं एक फैमिली बिजनेस में मुझे काम करने का मौका मिला तकरीबन 14 साल, और आप यकीन करें कि मैं आज भी क्रेडिट देता हूं, मैं आज जो कुछ भी हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर जो मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत पार्ट है। शायद मैं ये ना होता, मैं कभी सोचता हूँ कि शायद मैं ऐसा ना होता अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम ना किया करता। और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, कल्चर था, ठीक है जी, है, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें कंटिन्यू करने मदद फरमाए और आसानियां फराहम करे। लेकिन देखें अच्छे कल्चर में दूसरी चीज आपका वो कल्चर, एक चीज और जो बड़े मजे की है वो ये है कि अक्सर मुझे मौका मिला बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के साथ काम करने का। डॉक्टर रामचरण आपको पता है एग्जीक्यूशन के गुरु कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर रंजन दास IIM कलकत्ता के स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट के हेड थे, तो वो हमारे पास अक्सर आया करते थे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर दिया करते थे और हमें मौका मिलता था सीखने का। इसी तरह और बहुत से नाम है, मैं वो फर्दर नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो एक चीज कॉमन हमने देखी वो ये देखी कि हर बंदा जो है वो इस पे तवज्जो जरूर देता था कि जी आप अपना कल्चर जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला बनाएं, आप लीडर्स तैयार करें। अगर आप लीडर तैयार करेंगे तो आपकी ना सिर्फ बिजनेस कंटिन्यूटी बढ़ेगी, आपके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। यानी आप यकीन करें कि इसका ROI इतना शानदार निकलता है। अगर आप ये सोच लें कि आपने जहां इतने साल गुजार दिया ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ 5 साल आपने फोकस होकर टीम को देने, प्रॉफिट्स करें। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि प्रॉफिट ना करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे हिसाब से एक जुर्म है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कि अगर वो प्रॉफिट नहीं कर रही तो दैट इज अ क्राइम। ठीक है, प्रॉफिट भी करें और साथ में साथ अपनी टीम पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो आपको, अगर आप 5 साल करेंगे, आप यकीन करें आपको छठे और 7वें साल वो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा कि आप वो तमाम
جو اپنی ترقی کے مائلسٹونز آپ نے عبور کیے ہیں یا جو میڈلز آپ لگا چکے ہیں وہ تمام کو بھول جائیں گے اور آپ اسی کام کے اوپر لگ جائیں گے. اور یہ میرا الحمدللہ 3 دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے. مجھے آلموسٹ 30 سال ہو گئے ہیں مختلف کیپیسٹیز میں اس ریجن میں کام کرتے ہوئے, اور میں نے الحمدللہ, میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن جنرلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لرننگ کے ساتھ کتنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور لرننگ نہ کرنے سے کتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کو. جی سر, آپ کی باتیں اتنی مزیدار ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سنتے جائیں, لیکن چونکہ پروگرام کے وقت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, لہٰذا اب میں چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, ساری آپ کی کمپریہنسو ڈسکشن سننے کے بعد اب میں اینڈ کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ سر دیکھیے یہ ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی, آپریشنل مینجمنٹ کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے, کنٹیجنسی پلاننگ کی ضرورت ہے, کلچر کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب ماشاءاللہ یہ آپ کا بھی زبردست فیلڈ ہے, تو ہمیں یہ بتائیے سر کہ ٹریننگز کس طرح سے مدد کر سکتی ہیں کلچر کو بلڈ کرنے میں یا آپریشنل مینجمنٹ کو بلڈ کرنے میں, اور اس وقت ٹریننگ کی سچویشن کیا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں ٹریننگ کیسے ہیلپ کر سکتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا آپ ٹیسٹ کریں اور پھر مزہ دیکھیں. آف کورس ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت سارے اچھے نام ہیں, بہت سارے لیڈنگ ٹرینرز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں بھی فالو کرتا ہوں جو ماشاءاللہ ریسپیکٹیبل ہیں. آپ جیسے لوگ ہیں جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں, نئے لوگ بھی ہیں گرو کر رہے ہیں, سیزنڈ لوگ ہیں جو بہت میرے سے بھی زیادہ گرے ہیئر یا وائٹ ہیئرز کہہ لیں ان کے ہو گئے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بڑی رچ کہہ لیں ہمارے پاس رچ ریسورسز ہیں ٹریننگ کے لیے. انفارچونیٹ پارٹ جو ہے وہ ہم نے پریویسلی ان ٹریننگ سے یا ان ٹریننگ کا ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو ہمیں ہو سکتا تھا. ٹریننگ سے فائدہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا, اور یہ ٹرسٹ می کہ جو میں پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں وہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپریشنل چیلنجز جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا, موسٹلی آرگنائزیشنز اس کے اندر بزی ہیں. یہاں سوائے ٹرینر کے یا انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کے کسی کا رول بن نہیں سکتا, اور کوئی آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا آ کے کہ یار آپ اس کو اس ڈگر پہ لے جائیں اپنی ٹریننگ اور ٹیم ڈیولپمنٹ کو, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسی سکسیس ملتی ہے. آنے والے وقتوں میں جو ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہمیں اس وقت کو نارمل کے طور پر لینا ہے, اور جس کو ہم عام زبان میں نیو نارمل کہتے ہیں. تو نیو نارمل جب ہوتا ہے تو نیو نارمل میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایسپیکٹ بہتری کا چھوڑ دیں, اور ٹریننگ وہ ایسپیکٹ ہے جو پرائمریلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی میں, آپ کے کاسٹ میں. آپ انٹرینڈ ٹیم کو دیکھیں, ایک وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک فائنانس ڈائریکٹر نے جو ہے وہ سی ای او کے سے سوال کیا کہ جی اگر فرض کریں ہم نے اپنے امپلائیز کو ٹریننگ دے دی اور یہ چلے گئے تو پھر کیا ہوگا. تو سی ای او بیچارہ کوئی ماشاءاللہ جہاں زیب صاحب آپ جیسا جو ہے وہ زیرک آدمی تھا, تو وہ اس نے جو ہے وہ یہ جواب دیا, اس نے کہا جی تم یہ امیجن کرو کہ اگر یہ لوگ تم نے ٹریننگ نہ دے دی, تم نے ٹریننگ نہ دی اور یہ ہمارے پاس رک گئے تو کتنا بڑا نقصان. ٹھیک ہے, تو نارملی یہ ٹریننگ کی جو آر او آئی ہے بڑے شارٹ ٹرم میں کیلکولیٹ کی جاتی ہے. شارٹ ٹرم میں بھی اسپرچولی بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن لانگ ٹرم بہت فائدہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگ اگر تھوڑا سا, جیسے میں نے کہا, تھوڑی سی تکلیف کر کے, تکلیف بھی نہیں ہے, ایک انیشیٹو ہے, کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ اچھے ٹرینرز کو ہائر کریں گے کوئی پیسے ضائع نہیں ہو رہے, آپ کہیں پہ بھی نہیں جا رہے, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اور اس کا آپ کو آر او آئی ڈبل سے بھی زیادہ ملے گا, 100% سے بھی زیادہ. اگر نہیں ملے گا تو مجھے پکڑ لیجیے گا, ہاں شرط یہ ہے کہ آپ نے بندہ سلیکٹ کرتے ہوئے جو ٹرینر ہے وہ ایسا لیں جو آپ کے ساتھ سنسیئرلی کام کر سکے, آپ کے آرگنائزیشن کے آبجیکٹو کے ساتھ کمیٹڈ ہو, اور آنیسٹلی اپنے ڈیلیوریبلس کو جانتا ہو کہ میں نے کیسے ان کو ڈیلیور کرنا. That's indeed a great discussion, sir.
آپ پروگرام کے اختتام پہ کمپنیز کے سی ای اوز کے لیے، سینئر مینیجرز کے لیے، آپریشنل مینجمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی اپنا ایکسپیرینس انہیں بتانا چاہیں تو مختصر الفاظ میں وہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ دیکھیں، جو میں اختتام بھی اسی بات پہ کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی تھی کہ ہمارے جو آپریشنل لیڈرز ہیں وہ آپریشن میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو اپنا ٹائم نکالیں۔ آپ جب تک آپ اپنے لیے کوالٹی ٹائم نہیں نکالیں گے، آپ آرگنائزیشن کے لیے وہ بہترین نہیں کر سکتے جو آرگنائزیشن کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ میں خود ایک سی او رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مجھے موقع ملا سینئر پوزیشن پہ کام کرنے کا، اور میں نے شروع میں یہ بھی چیلنجز میں نے فیس کیے کیونکہ میں بھی آپریشن سے نکل کے اسٹریٹجک پوزیشن پہ پہنچا۔ تو یہ ہوتا یہ ضرور ہے کہ آپ آپریشنز میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، اور آپریشنز آپ کو یہ ایسے ہی بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آپ کو نیچے سے جیسے کوئی کھینچ رہا ہو اور آپ تیرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن آپ کی لیڈرشپ کوالٹی یہی ہے کہ آپ وہ تیرتے ہوئے سطح سے اوپر رہیں۔ اور آپریشن آپ یوں سمجھ لیں، آپریشن وہ پانی ہے جس کے اندر اگر آپ کھپ گئے تو آپ ڈوب جائیں گے، اور وہ اس کے اندر آپ دھنستے چلے جائیں گے، باہر آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے باہر آنا ہے تو اپنی نوز اور فیس اوپر رکھیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی ٹیم کو ڈیولپ کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے ہم آپریشنل ایکسیلنس کو لے کر آرگنائزیشن میں آ سکیں اور بہتر پروفٹ ڈیلیور کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب، بہت خوبصورت ڈسکشن، بڑی پریکٹیکل ڈسکشن، اور بہت زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ڈسکشن کی آپ نے آپریشنل مینجمنٹ کے حوالے سے۔ جہاں پہ کمپنیز کو اپنے امپلائیز اور مینیجرز کو ٹرین کرنا ہے، وہیں پہ اپنا کلچر بھی بلڈ کرنا ہے، اپنی کنٹیجنسی پلاننگ بھی کرنی ہے، تاکہ وہ آپریشنل معاملات میں جلد سے جلد چیزوں کے سولوشنز فائنڈ آؤٹ کریں اور اپنی گروتھ اور سسٹینیبلٹی کو ممکن بنائیں۔ دس واز ٹوڈیز پروگرام۔ شہزاد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اداروں کو بہتر سے بہتر کرے تاکہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔